My name is यशवी सिंह, योर इकोनॉमिक्स टीचर। मैंने आपको एक वीडियो क्लास 11 का अवेलेबल कराया था जिसमें सांख्यिकी के संबंध में कुछ चर्चा किया था। उसमें मैंने बताया था आपको कि सांख्यिकी में पहले हम क्या देखेंगे, अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे और फिर सांख्यिकी की परिभाषा देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र सांख्यिकी की उपयोगिता क्या है, कैसे हम सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा, जिसमें से एक परिभाषा हमने आपको एडम स्मिथ की पहले ही आपको बता दिया था। उसमें मैंने बताया था कि एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। पहली बार उन्होंने जो है अर्थशास्त्र को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी थी। उन्होंने धन अर्जित करना, उपभोग करना और वितरण करना, अर्थात अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। उन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इसको परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा था अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप और उसकी कारणों की खोज से संबंधित। बाद के अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा की काफी आलोचना की थी। अर्थशास्त्र को धन से संबंधित होने के कारण घृणित विज्ञान तक कहा, कुबेरपंथ कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह परिभाषा मानव को जो है केवल एक धन कमाने की मशीन परिभाषित करती है, जबकि ऐसा नहीं है। अतः मार्शल ने इस परिभाषा में संशोधन किया और कहा कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन कमाने और उसके वितरण और उसके उपभोग से संबंधित नहीं है, वरन अर्थशास्त्र जो है उससे भी अधिक महत्वपूर्ण मानव कल्याण से संबंधित है। और उसकी परिभाषा इस प्रकार दिया, अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव के कार्यों का अध्ययन है। यह व्यक्ति तथा समाज के कार्यों के उस भाग की समीक्षा करता है जो सुख व कल्याण के लिए आवश्यक भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके उपभोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस परिभाषा को देखने से आपको स्पष्ट हो गया कि मार्शल ये कह रहे हैं कि धन जो है वह केवल एक साधन मात्र है, क्योंकि हम धन का प्रयोग करके अपने कल्याण में वृद्धि करते हैं। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य केवल धन को अर्जित करना, वितरण करना, उपभोग करने से नहीं है, बल्कि उससे अधिक महत्वपूर्ण मानव कल्याण से है कि मानव कल्याण में वृद्धि किस प्रकार की है। और इस प्रकार मार्शल जो है अर्थशास्त्र को एक आदर्श विज्ञान के रूप में स्थापित करते हैं। और जो एडम स्मिथ की आलोचना होती थी कि नहीं, अर्थशास्त्र जो है कि केवल कुबेरपंथ है या घृणित विज्ञान है, मानव को एक केवल मशीन के रूप में देखता है, जो धन अर्जित करता है, तो उसमें उन्होंने संशोधित करके धन को साधन बना दिया और मानव कल्याण को साधन। तो मार्शल की परिभाषा में जो है वो कल्याण संबंधी परिभाषा है। पर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से काफी छोटे क्वेश्चन आते हैं। या तो परिभाषा पूछ ली जाती है या तो आपसे पूछा जाता है कि धन संबंधी परिभाषा किसकी है। तो धन संबंधी अगर परिभाषा पूछी जाएगी तो जो अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की परिभाषा धन संबंधी है। दूसरी परिभाषा जो हम मार्शल की देख रहे हैं, यह मानव कल्याण से संबंधित है। धन संबंधी परिभाषा में रिकार्डो का भी नाम आता है, वह भी अर्थशास्त्र को धन के वितरण से संबंधित करते हैं। इसी तरह कल्याण से संबंधित परिभाषा में पीगू का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम देखेंगे कि क्या यह परिभाषा मार्शल की पूर्ण है। तो हम पाएंगे कि मार्शल ने इतना लंबा चौड़ा क्षेत्र ले लिया, इतना विस्तृत क्षेत्र ले लिया है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सा क्षेत्र अर्थशास्त्र से बाहर है। जैसे इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव कार्यों का
अध्ययन है। इन्होंने केवल भौतिक साधनों तक तो सीमित किया कि केवल उन्हीं साधनों से अर्थशास्त्र से तात्पर्य है जो भौतिक साधनों की प्राप्ति से संबंधित है, परंतु उन्होंने कहा कि जीवन की साधारण दिनचर्या में मानव कल्याण की वृद्धि के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं वो सब अर्थशास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह इन्होंने काफी जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया और आदर्शात्मक बना दिया। तो रॉबिन्स ने इसको जो है वास्तविक अर्थशास्त्र के रूप में देखा। आगे चल करके ये इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं लॉर्ड रॉबिन्स, इन्होंने इस परिभाषा को संशोधित किया और आदर्श से हटा करके वास्तविक अर्थशास्त्र की तरफ शिफ्ट किया। इसलिए रॉबिन्स की परिभाषा जो है अधिक उपयुक्त वर्तमान समय में भी मानी जाती है। लॉर्ड रॉबिन्स की परिभाषा को देख लेते हैं। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब इस परिभाषा को हम 3 पार्ट में बांट करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इनके परिभाषा को अगर हम देखेंगे तो इन्होंने ये बताया कि जो साधन है वो साधन कितने सीमित है। साधन सीमित है, अर्थात इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो साधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो साधन हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं वो उनकी मात्रा जो होती है वह सीमित है। हमारे पास जितने आवश्यकताएं हैं उनकी तुलना में हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं होते हैं। सेकेंड हम देख लेते हैं हमारी आवश्यकताएं जो होती हैं वह अनेक आवश्यकताएं होती हैं या असीमित होती हैं। असीमित आवश्यकताएं होती हैं। हर मनुष्य के पास अगर आप या अपने आप के आप उदाहरण अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आवश्यकताएं जो होती हैं वह बहुत अधिक होती हैं। इसका एहसास तब होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको एक खिलौने वाली गाड़ी चाहिए होती है। जब वो खिलौने वाली गाड़ी चाहिए तो उससे बड़ी गाड़ी आपको चाहिए होती है। इसी तरह बड़े लोगों के साथ भी होता है। जिनके पास साइकिल है, साइकिल अगर मिल जाती साइकिल है तो उनको क्या चाहिए, बाइक चाहिए। अब बाइक मिल जाती है तो उनकी आवश्यकता बदल जाती है। अब उनको क्या चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। 4 व्हीलर मिल जाती है तो उसमें और अच्छी वाली 4 व्हीलर चाहिए। अर्थात ये जो हमारी इच्छा है ये समाप्त होने वाली नहीं है। जैसे जैसे तृप्त होगी नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो 2 बिंदु आपने देखा कि रॉबिन्स की परिभाषा में 2 बिंदु सीमित है कि जो हमारे साधन है वह सीमित है जबकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है। अब तीसरा इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये जो साधन है इन साधनों के एक ही प्रयोग नहीं होते बल्कि इनके जो है कई प्रयोग होते हैं, यानी इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं, 1000 2000 कुछ भी ले लीजिए, तो उन पैसे से आप अपनी ढेर सारी आवश्यकताएं पूरा करना चाहते हैं। तो क्या 1000 रुपये में आप अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे? ऐसा संभव नहीं है। तो समस्या यही उत्पन्न होती है कि अगर समस्या कब उत्पन्न होती है, अगर साधन सीमित नहीं होते, जितना चाहिए उतना आपको मिल जाए, तब तो कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी, क्योंकि आप जो चाह रहे हैं इन साधनों से आप जो है वो क्रय कर लेंगे। असीमित आवश्यकताएं, आपकी आवश्यकताएं अगर सीमित हो जाए, बहुत कम हो जाए, आवश्यकताएं रहे ही नहीं, जैसा कि भारतीय दर्शन में कहा जाता है संतोषम परम सुखम। अगर आप संतोषी हैं, केवल आपको
दाल रोटी से मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके सामने कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन हम मानव स्वभाव हमारा है कि हमारी आवश्यकताएं सीमित नहीं है और न ही हम संतोषी हैं, ये संत लोग कर सकते हैं। तो जब हमारी आवश्यकताएं असीमित हो जाती हैं, ढेर सारी आवश्यकताएं पूरा करनी होती हैं, तो ऐसी अवस्था में फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। थर्ड है कि जो साधन हमारे सीमित साधन हैं उनके कई प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने पैसे का उदाहरण दिया, या फिर अन्य साधनों को, जैसे मान लीजिए आपके घर में घी है, अब उस घी को आप दाल में डाल के खा सकते हैं, उस घी से आप पूरी बना सकते हो, इस तरह के और भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी एक ही साधन के एक से अधिक प्रयोग होते हैं। अब वहाँ समस्या उत्पन्न होती है कि उस साधन से आप अपनी किस आवश्यकता को संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से रॉबिन्स ने अपनी परिभाषा को बताया है कि सीमित साधनों से सीमित और वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जो प्रक्रिया है वह अर्थशास्त्र कहलाती है। यहाँ से आप उस परिभाषा को देखेंगे तो ये चीजें आएंगी कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो अनेक उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ मतलब सीमित दुर्लभ साधनों के संबंध में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। एक और परिभाषा आपकी है जिसे हम देखेंगे, वह है जेके मेहता, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। जेके मेहता को भी हम लोग देख लेते हैं। केवल परिभाषा हमको देखना है, इसका बहुत डीप में नहीं जाएंगे। मैं डीप में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ अगर एक बार आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको परिभाषा पूरी तरह याद हो जाए, दूसरा कोई आपसे प्रश्न करे तो आप उसको समझा सकें। ऐसा ना हो कि आपने रटा, एक लाइन भूल गए, फिर आपकी परिभाषा खत्म हो जाए, फिर समझा नहीं पाते। तो अब हम अगले अर्थशास्त्री को लेते हैं। जेके मेहता यह एक भारतीय अर्थशास्त्री है, भारतीय दर्शन से प्रभावित है। तो ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य आवश्यकताओं को पूरा या संतुष्ट करना नहीं है, वरन आवश्यकता को समाप्त करना है। आवश्यकता को क्या करना है? समाप्त कर देना है। अर्थात ऐसी स्थिति लाना है जब आवश्यकता विहीनता की अवस्था है। तो इस तरह से हमने 4 परिभाषाएं देखी। पहली परिभाषा हमारी थी कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, यानी धन संबंधी परिभाषा जो थी वो एडम स्मिथ की, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। फिर नेक्स्ट परिभाषा हमने मार्शल को दिया। मार्शल की परिभाषा किससे संबंधित है? कल्याण संबंधित परिभाषा है। तीसरी परिभाषा हमने देखा रॉबिन्स की। तो रॉबिन्स की परिभाषा को हम कहते हैं दुर्लभता या चयन संबंधी परिभाषा, या इसको सीमितता या चयन संबंधी परिभाषा भी बोल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको पूछता है कि चयन संबंधी परिभाषा किसकी है? तो रॉबिन्स। दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसकी? तो रॉबिन्स। या सीमितता संबंधी? तो रॉबिन्स। चौथी परिभाषा आपकी आएगी जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, जेके मेहता। अगर ये पूछा जाता है कि आवश्यकता विहीनता की संबंधी परिभाषा कौन है, तो आप बताएंगे जेके मेहता। इस तरह से अर्थशास्त्र की ये 4 परिभाषाएं